हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज़ विकास डीलन। आज हमारा ये 7th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को रीड आउट करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जनरली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टर्म का मतलब क्या है। लास्ट लेक्चर मतलब 6th लेक्चर में हमने रीड आउट किया था इस चैप्टर में कि अगर मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, मान लो एक चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे है, दूसरा चार्ज पार्टिकल को मेरे को किसी भी लोकेशन, मान लो पी लोकेशन पे प्लेस करना है। एक चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल मेरे पास ओरिजिन पे है, सेकेंड चार्ज पार्टिकल को आर्बिट्री किसी भी पी लोकेशन पे प्लेस करना है। तो मेरे को दूसरे चार्ज पार्टिकल को उस लोकेशन पे प्लेस करने के लिए कुछ वर्क करना होगा। मतलब कि अगर मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर दे ओरिजिन पे, दूसरे चार्ज पार्टिकल को पी लोकेशन पे फिक्स कर दें, दोनों चार्ज पार्टिकल कैसे कंसिडर कर लेते, दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हैं, तो मेरे पास वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। उस रिपल्शन के अगेंस्ट मेरे को उस लोकेशन पे, कौन सी लोकेशन, पी लोकेशन पे चार्ज पार्टिकल को प्लेस करना है। तो मुझे कुछ वर्क करना होगा। वो वर्क एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा उस पर्टिकुलर लोकेशंस पे। वो ही हमारे पास क्या होगी टर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको मैं पर्टिकुलर लोकेशंस पे अगर प्लेस कर दूं, फिक्स्ड कर दूं, तो उन लोकेशन पे फिक्स्ड करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। वो वर्क एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा उन पर्टिकुलर लोकेशंस के लिए। वही टर्म क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको आज हम यहां पे इस लेक्चर में, 7th लेक्चर में रीड आउट करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने रीड आउट किया था वो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय डेट चार्ज। डेट चार्ज कौन सा, जो चार्ज मैंने ओरिजिन पे फिक्स्ड कर दिया था, उस चार्ज की वजह से उस रीजन में मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक चार्ज पार्टिकल को जैसे किसी लोकेशन पे प्लेस करेंगे, उसके आसपास का जो रीजन है वो मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफाई हो जाएगा मतलब अब किसी दूसरे चार्ज को अब उस लोकेशन पे अगर प्लेस करेंगे तो हमें कुछ वर्क करना होगा। किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल ने अब उस रीजन में अपना फील्ड क्रिएट कर दिया। तो हमने लास्ट लेक्चर में रीड आउट किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे जनरली मेरे पास क्या आया था, मेरे पास एक टर्म, अगर मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू और पी लोकेशन जो कि कुछ डिस्टेंस आर पे है फ्रॉम द कैपिटल क्यू चार्ज, तो इस पी लोकेशन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की टर्म आई थी वो मेरे पास क्या था, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अगर मैं आर को इंक्रीज कर दूं, अगर पी पॉइंट को मैं शिफ्ट कर दूं कैपिटल क्यू से फर्दर अवे, तो मेरे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फिर हमने ये जो रीड आउट किया था लाइक एक पॉइंट चार्ज के लिए और एक डाइपोल के लिए। डाइपोल के लिए कैसे, डाइपोल में क्या होगा, मेरे पास दो चार्ज होंगे। कौन से दो चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर के, एक प्लस क्यू चार्ज, दूसरा माइनस क्यू चार्ज, उनके बीच में कुछ सेपरेशन है 2 वे। तो हमने आर्बिट्री लोकेशंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया था। मतलब एक पोटेंशियल की वैल्यू मैंने आर्बिट्री लोकेशंस पे फाइंड आउट कर लिया। वो हमारे पास क्या आया था, केपी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। फिर हमने क्या किया था, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था। इक्वेटोरियल पे भी पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर हमने वहां पे क्या फाइंड आउट किया कि डाइपोल के लिए जो सेंटर से जो लाइन पास करेगी, जो ओ पॉइंट से, मतलब कि बाइसेक्टर, मतलब कि उसका मतलब एक्सियल लाइन जिसपे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड है, और मेरे पास जो सेंटर से जो एक लाइन पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू दैट एक्सियल लाइन या परपेंडिकुलर टू डाइपोल मोमेंट, वो मेरे पास क्या होगी वहां पे, इक्वेटोरियल पोजीशन और राइट बाइसेक्टर। वहां पर मैंने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो क्या मिला था हमें, टर्म 0। 0 क्यों, के
जो आर्बिट्री फॉर्मूला है KP cos थीटा बाई आर क्यूब, cos थीटा cos 90 एंड cos 90 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई थी, 0। इस लेक्चर को फर्दर थोड़ा सा स्टडी करते हैं। हमारे पास अब एक रिलेशन है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मेरे पास मेरे को एक रिलेशन फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में। जनरली मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट चार्ज के लिए वो हमें क्या मिलता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और एक सिंपल पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो मेरे पास क्या था, के क्यू बाई आर। अब मेरे को जैसे कि E वो वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो मेरे को इन दोनों में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, ये क्या मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हम अज्यूम कर ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। ये कौन से डायरेक्शन, Z डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं। तो मेरे पास Z डायरेक्शन में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो मेरे पास यहां पर दो सरफेस होंगे, ये सरफेस को मैं कंसिडर कर लेता हूं A, ये सरफेस को मैं कंसिडर कर लेता हूं B। ये दो सरफेस क्या है यहां पर, ये दो सरफेस मेरे पास जनरली यहां पर हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसी सरफेस जिसके ऊपर मेरे पास पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड। मतलब जो A सरफेस है और B सरफेस है, मान लो कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मेरे पास एक सरफेस ये हो गया और इसके पैरेलल ये होगी मेरे पास दूसरी सरफेस। तो अब मेरे पास A सरफेस है अबाव वन और B सरफेस है मेरे पास जो बिलो में है। ये जो दो सरफेस है ना यहां पर, ये दोनों सरफेस का इंडिविजुअली जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम। मतलब जो A सरफेस है इस पे जो भी पोटेंशियल होगा वो थ्रू आउट किसी भी पॉइंट पे कंसिडर करो A सरफेस के लिए वो क्या वैल्यू मिलेगी, सेम। ऐसे ही जो B सरफेस है इसके ऊपर भी कोई भी पॉइंट कंसिडर करो उसके ऊपर भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब बी जो सरफेस है इसके पास जो पोटेंशियल हो गया V, A सरफेस के पास पोटेंशियल हो गया V माइनस dV, और ये मेरे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों सरफेस में। अब मान लो मेरे पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं A टू B सरफेस मूव कर रहा हूं, तो मेरे को कुछ वर्क करना होगा, मेरे को वो वर्क फाइंड आउट करना है और फिर हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। तो इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं यहां पे स्टूडेंट्स से, इलेक्ट्रिक फील्ड is decreasing along z-axis. Hence, A and B surfaces are equipotential surfaces. Equipotential surfaces. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मतलब सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल ऑन देम। लाइक मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है Z एक्सिस में, वो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। A और B मेरे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। अब मैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करूंगा A टू B सरफेस, और जो A टू B जो सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट एक तरह से। सरफेस A is having
ए पोटेंशियल V minus dV and surface B is having a potential V, and we are moving a unit positive charge from the surface A to the surface B, and dr is the perpendicular distance between surface A and B. और मेरे पास जो dr है ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सरफेस A एंड सरफेस B. dr perpendicular distance between surface A एंड सरफेस B. और मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, लेट अस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम द A सरफेस टू द B सरफेस. ये जो मेरे पास रिलेशन मिलेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. बोर्ड में एक बार ये पूछा गया भी क्वेश्चन है, और इसको फिर से पूछ सकते हैं या फिर इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस बना सकते हैं. वो क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम करेंगे. तो इस लेक्चर को, इस पार्ट को बहुत फोकस करके रीड आउट करें. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक. तो मेरे पास नाउ से ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज is moving from A to B surface. ठीक है, A to B सरफेस के बीच में मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहा हूं. कैसे मूव कर रहा हूं? उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग. तो मेरे को कुछ वर्क करना होगा, वो वर्क हम फाइंड आउट कर लेंगे. तो मेरे पास जनरली वर्क का फॉर्मूला है dW इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. अब देखो मेरे पास जो फोर्स है वो कौन एक्सर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड. किसके ऊपर? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर. तो मेरे पास जब दो सरफेस के बीच में मैं चार्ज पार्टिकल को जब मूव कर रहा हूं, तो इस सरफेस के पास पोटेंशियल V माइनस dV, इसके पास V. ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B. और यहां से मैं इस +1 चार्ज को मूव कर रहा हूं A टू B सरफेस. तो मेरे को कुछ वर्क करना होगा. किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मेरे को कुछ वर्क करना होगा, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो मेरे पास यहां पर है फोर्स इज इक्वल्स टू Q डॉट E. इस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर देंगे. तो dW इज इक्वल्स टू Q इंटू E. Q कैसा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब Q की वैल्यू क्या प्लेस कर दे? 1. तो हो गया E डॉट dr. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंगल 180, कोस 180 -1. क्यों? A डॉट B. तो A डॉट B वेक्टर कैसे लिख सकते हैं? A B कोस थीटा, कोस 180 -1. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो dW इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E dr, क्योंकि ये वैल्यू होगा कोस 180. E dr कोस थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू 180, कोस 180 -1. कोस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1. तो मेरे को एक रिलेशन मिल गया कि वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E इंटू dr. हमने जो फर्स्ट चैप्टर में रीड आउट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो मेरे पास क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो मैं वहां पे रख सकता हूं dW इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V, कि मतलब चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस. चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखो चार्ज को हम मूव कर रहे हैं A टू B सरफेस. A सरफेस के पास पोटेंशियल है V माइनस dV, B सरफेस के पास पोटेंशियल है V.
तो मेरे पास डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू चेंज इन पोटेंशियल, तो वो हो गया मेरे पास वी बी माइनस वी ए। वी बी के पास पोटेंशियल क्या है वी, ए सरफेस के पास पोटेंशियल वी माइनस डी वी। दोनों वैल्यूज को प्लेस कर देता हूं मैं यहां पे, मेरे पास ये वैल्यू होगा क्यू वी माइनस डी वी। इसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई, वी माइनस वी प्लस डी वी। जो चार्ज है वो कैसा है यूनिट पॉजिटिव, तो उसकी वैल्यू क्या फिक्स कर देंगे 1, और v से v कैंसिल आउट, तो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू q इंटू डी वी। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू q इंटू डी वी। डी वी क्या हो गया चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस A एंड सरफेस B। मेरे पास डी वी क्या हो गया चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B सरफेस। ये हमारे पास सेकेंड टर्म। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म था वो क्या था डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, और जो सेकेंड है इसमें क्या है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू डी वी। तो क्यू यूनिट पॉजिटिव 1, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 इंटू डी वी। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर देता हूं, तो मेरे पास यहां से रिलेशन आया माइनस ई डी आर इज इक्वल्स टू डी वी, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डी वी बाई डी आर। और डी वी बाई डी आर मेरे पास क्या है एक तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कैसे वो वैल्यू चेंज कर रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी वो मेरे पास पोटेंशियल के साथ उसका रिलेशन मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल इन दोनों में मेरे को रिलेशन मिल गया ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। मतलब कि मेरे पास दो सरफेस हैं, उनके बीच में कुछ पोटेंशियल है, तो मतलब मैं बता सकता हूं उनके बीच में सेपरेशन क्या होगा। इसके पर हम ये भी क्वेश्चन करेंगे, ये टर्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लाइक अगर दो सरफेस हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डीवी है, तो वो सरफेस के बीच में जो डी आर जो मेरे पास एक तरह से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा कम होगा, वो वैल्यू कैसे चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या मेरे पास और हियर नेगेटिव साइन शोज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास है वो क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, और जो पोटेंशियल है वो वैल्यू भी डिक्रीज कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो पोटेंशियल के जो वैल्यू है वो क्या रहेगी सेम। और जो हमारे पास इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो नेगेटिव साइन shows here in the direction of decreasing इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब नेगेटिव साइन क्या हो गया यहाँ पे शोज हियर इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मेरे पास अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है, एक पोटेंशियल सरफेस यहां पर है तो दूसरी सरफेस यहां पर होगी, थर्ड सरफेस मेरे पास यहां पर है, तो मेरे पास यहां पर क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो एक सरफेस के पास जो पोटेंशियल है दूसरे सरफेस के पास उससे डिफरेंट है, थर्ड के पास उससे डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो मेरे पास जो दो सरफेस होंगी सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल, और जो उनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो भी क्या होगा सेम, क्योंकि डीवी मेरे पास क्या हो गया वहां पे मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सरफेसेस। ये था हमारे पास यहां पर। अब हम कुछ स्टडी करते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव टर्म का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस हैं वो मेरे पास कंजर्वेटिव नेचर का, तो कंजर्वेटिव का मतलब वो पाथ इंडिपेंडेंट है।
मतलब तुम कोई भी पाथ कंसिडर करोगे, उस पाथ पे उनकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, वो वैल्यू डिपेंड करेगी सिर्फ इनिशियल और फाइनल लोकेशन पे। मैं अज्यूम कर लेता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव नेचर, मतलब मान लो इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कोई ए लोकेशन है, ये कोई बी लोकेशन है और किसी चार्ज पार्टिकल को ए से बी लोकेशन में मूव कर रहा हूं। तो मैं कुछ वर्क करूंगा, जो वर्क करेंगे वो क्या हो गया, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो बस क्या हो गया, क्यू इंटू डीवी। क्यू जो भी चार्ज को मूव किया, क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वीबी माइनस वीए। वीबी माइनस वीए क्यों, क्योंकि ए टू बी मूव कर रहे हैं, बी पे पोटेंशियल डिफरेंट है, ए पे पोटेंशियल डिफरेंट है। तो हो गया मेरे पास क्यू वीबी माइनस वीए। तो मेरे पास ये हो गया वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी। फिर हम मान लो इस चार्ज को मूव कर रहे हैं बी टू ए लोकेशन, तो बस ये हो गया क्यू वी ए माइनस वी बी। तो मैं यहां से रख सकता हूं वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी परंट चार्ज इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, एंड सेम एज इट इज work done in moving a charge from B to A, same charge which is equals to VA minus VB। दोनों टर्म्स को मैं ऐड कर दूंगा तब तो क्या मिल जाएगा, क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन। तो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम A to B एंड देन B to A बाय Q। तो पास ये वैल्यू क्या होगा, दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, फर्स्ट A to B VB माइनस VA प्लस B टू A, तो VA माइनस VB। VA से VA कैंसिल आउट हो गया, VB से VB, तो ये तो हो गया मेरे पास जीरो। मेरे पास जो ये टर्म है, ये टर्म डिफाइन कर रहा है वर्क डन इन मूविंग A टू B बाई Q प्लस वर्क डन इन मूविंग B टू A बाई Q। तो पास जो वर्क डन है फॉर ए क्लोज पाथ वो क्या हो गया, जीरो। मतलब वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल लोकेशंस पे डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स देखो ये क्या हुआ, एक क्लोज्ड पाथ के लिए किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी दो लोकेशंस मैंने कंसीडर किया, एक बार वर्क डन फाइंड आउट कर लिया ए टू बी लोकेशन, फिर वर्क डन फाइंड आउट कर लिया बी टू ए लोकेशन। तो बस जो वर्क डन है उसका वैल्यू क्या मिल गया मेरे को, जीरो। तो मतलब जो वर्क डन है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशंस पे। work done for a closed path is zero, which means it depends only on the initial and final locations, and it is path independent। ठीक है, वर्क डन ऑफ क्लोज पाथ इज जीरो, विच मीन्स इट डिपेंड्स on the initial and final locations, and it depends on the initial and final location and path independent. Hence we can say that electrostatic field intensity is conservative in nature, and hence electrostatic forces are also conservative
इन नेचर। मतलब कंजर्वेटिव का मतलब ही ये है कि वो इनिशियल और फाइनल लोकेशंस पे डिपेंड करेगा, वो पाथ के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कि मान लो ए लोकेशन, बी लोकेशन, यहां से इस लोकेशन पे बी टू ए, वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। ए से तुम ऐसे से घूम के गए, कैसे भी गए, बी पाथ पे वो पाथ के इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ डिपेंड करेगा इस इनिशियल लोकेशन पे और फाइनल लोकेशन पे। इसका मतलब होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और जो वहां पर वो फील्ड है वो भी कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड। नेक्स्ट स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर। मान लो मेरे पास कोई एक चार्ज है, उसको मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं एक स्फीयर के ऊपर। जो मेरे पास चार्ज है कैपिटल क्यू, उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस स्फीयर के ऊपर, जिसकी रेडियस है आर। मेरे को किसी लोकेशन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मान लो P लोकेशन जो कि कुछ R डिस्टेंस पे है, इस लोकेशन पे मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो P लोकेशन पे हम किसी चार्ज को प्लेस करेंगे। ये मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और ये मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां पे है, इनफाइनाइट पे। इसको मैं इनफाइनाइट से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे शिफ्ट करूंगा एक्सटर्नल फोर्स से। वो एक्सटर्नल फोर्स से मैं कैसे शिफ्ट करूंगा, इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से। इनफाइनाइटली स्मॉल स्पीड से क्यों, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल को मैं एक्सेलरेट कर दूंगा तो ये कुछ रेडिएशंस एमिट कर देगा। कौन सी रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये हम रीड आउट करेंगे चैप्टर 8 में, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि जो मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको मैं शिफ्ट करूंगा इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन, तो मेरे को कुछ वर्क करना होगा, और वो वर्क डन पर यूनिट दैट चार्ज, वो टर्म होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लास्ट चैप्टर में हमने इसका डेरिवेशन किया था, तो मेरे पास सेम ऐसे ही ए लोकेशन पे आ जाएगा, बी लोकेशन तक प्लेस करेंगे इस चार्ज को, और जो ए लोकेशन है इसका कुछ डिस्टेंस हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स, और ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया डी एक्स। अब मैं चार्ज को मूव कर रहा हूं ए टू बी, तो मेरे पास ये चार्ज यहां पर है, इस कैपिटल क्यू चार्ज जो स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो इस ए पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, वो फील्ड इस चार्ज पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसकी वैल्यू होगी मेरे पास क्यू नोट इंटू ई। क्यू नोट की वैल्यू क्या है, 1। ये कैसा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और ये वैल्यू हो जाएगा मेरे पास Q इंटू क्यू नोट इंटू ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, ए डॉट बी ए बी कोस थीटा, थीटा 180 कोस 180 -1, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू नोट ई डी आर। ये हो गया मेरे पास वर्क डन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट वो हो गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। तो होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू नोट के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मेरे पास जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डी आर, वो यहां पे क्या है, डी एक्स। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू क्यू नोट, इंटीग्रेट करेंगे आर, मतलब कि मेरे पास जो इनिशियल है वो है मेरे पास, सॉरी फाइनाइट, मतलब इनिशियल जो लोकेशन है चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन P जो कि कुछ डिस्टेंस R पे है। इन वैल्यूज को मैं प्लेस कर दूंगा, सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वेयर, तो वैल्यू मिलेगा मेरे पास माइनस ऑफ 1 बाई एक्स इनफाइनाइट टू R। वर्क डन which equals to minus minus positive k q q naught 1 by r minus 1 by infinite, this term is equals to 0, hence work done is equals to k q q naught by r।
और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन बाई क्यू नॉट इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। तो क्या 1 बाई आर, 1 बाई आर, तो मेरे पास वर्क डन इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नोट बाई आर, और हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विच इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज के क्यू बाई आर। तो मेरे पास ये टर्म क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी लोकेशन। अगर मेरे को सरफेस पे फाइंड आउट करना है, एट सरफेस आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अब मेरे पास ये तो हुआ स्मॉल आर, तो हुआ किसी लोकेशन पी पे। ये कब है, जब मेरे पास आर इज ग्रेटर देन आर, और सरफेस पे v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अब मेरे को इनसाइड में भी पोटेंशियल चेक करना है। इनसाइड में पोटेंशियल के मेरे पास कोई भी चार्ज स्फीयर है, उसके इनसाइड में मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू होगा 0। तो मतलब जो मेरे पास इनसाइड में जो मेरे पास एक तरह से जो पोटेंशियल होगा वो सेम पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पे भी होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो फॉर ए चार्ज स्फीयर, ये हमने जो गॉस थ्योरम के जो हमारे पास 3 एप्लीकेशंस थी चार्ज स्फीयर के लिए, एक थी हमारे पास लाइन के लिए, एक था शीट के लिए। वहां हमने फाइंड आउट किया था ना कि चार्ज स्फीयर के ऊपर जब मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा वो रिसाइड करेगा उसकी सरफेस पे, और इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं है। हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वहां पे क्या मिला था मेरे को, 0 फॉर ए चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 इनसाइड। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डीवी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, मतलब कि डी बाई डी आर ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। और डेरिवेटिव जब करेंगे किसी टर्म का, अगर वो 0 है तो वो पर्टिकुलर टर्म मेरे पास क्या होगी, कांस्टेंट। तो मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इनसाइड में जो मेरे पास पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। कि सरफेस पे जो भी मेरे पास पोटेंशियल होगा वो सेम पोटेंशियल इनसाइड में भी होगा। ये इसलिए क्योंकि इनसाइड में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0, और जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वहां पे, कांस्टेंट। फिर हमने वहां पे फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर मैंने पोटेंशियल क्या फाइंड आउट किया, के क्यू बाई आर। वहां पे फिर हमने फाइंड आउट किया था ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए ये हो गया आर लेस देन आर, ये पॉइंट हो गया आर इक्वल टू आर, और ये जो रीजन है ये हो गया आर ग्रेटर देन आर। हमने वहां फाइंड आउट किया था इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है 1 बाई आर स्क्वायर के टर्म में। बट जो अगर मैं पोटेंशियल के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हो गया पोटेंशियल, और ये आर, ये हो गया आर लेस देन आर, ये हो गया आर इक्वल टू आर, और ये हो गया मेरे पास आर ग्रेटर देन आर। जो सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही सेम पोटेंशियल इनसाइड में भी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया मेरे पास, कांस्टेंट। और आउटसाइड ये वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 1 बाई आर की टर्म्स में। तो मेरे पास ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्सेस आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर। ये हमने रीड आउट किया था, जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने रीड आउट किया था लास्ट चैप्टर में, और यहां पर मैंने फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आर के साथ वेरिएशन। एक और टर्म यहां पे याद रखना, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 1 मार्क का क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि कोई एक ऐसी लोकेशन बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो 0 और पोटेंशियल की वैल्यू कुछ हो। तो देखो वो क्या होगा, एक चार्ज स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 बट पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसलिए मेरे पास ये लाइन इनसाइड में क्या मिला मेरे को, कांस्टेंट। फिर उसके बाद है मेरे को एक पर्टिकुलर ऐसा लोकेशन बताओ जहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो है बट वहां पर मेरे पास पोटेंशियल क्या है, 0। तो वो सिस्टम कैसा हो जाएगा मेरे पास, डाइपोल।
डाइपोल में मेरे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो होगी माइनस KP बाई आर क्यूब एंड एन कैप में, मतलब वो डायरेक्शन कैसी कि डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, वहां पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बट इक्वेटोरियल पोजीशन पे मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ये टर्म ही डिफाइन कर रहा है। इक्वी मतलब सेम, पोटेंशियल मतलब कि सेम पोटेंशियल ऑन सरफेस। मतलब ये जो टर्म यहां से क्लियर हो गया, इक्वी मतलब सेम, पोटेंशियल तो सेम पोटेंशियल ऑन दैट पर्टिकुलर सरफेस। तो मतलब यहां पे मेरे पास क्या होगा, एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर उसके ऊपर मेरे पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो, सेम। तो मेरे पास ऐसी सरफेस क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। It is a surface on which every point which lies on it will have the same potential। ठीक है, मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। अब मेरे पास इसको मैं कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लो मेरे पास एक कोई पॉइंट चार्ज है, उसको मैं फिक्स कर दूं ओरिजिन पे, तो उसके जो राउंड एक जो स्फेयर हो गया, वो स्फेयर क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दैट पर्टिकुलर चार्ज। मान लो एक स्फेयर ड्रॉ कर दे, मान लो 10 सेंटीमीटर का, तो वो 10 सेंटीमीटर पे जो स्फेयर है ना, वो क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस for that particular charge which is located at the location of origin। तो इसको हम कैसे रख सकते हैं, मान लो मेरे पास कोई एक चार्ज है, इसके अराउंड मेरे को इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो मेरे पास क्या होगी, पहले तो देख लेते हैं फील्ड लाइंस। तो हमें पता है फील्ड लाइंस क्या होंगे मेरे पास, रेडियली आउटवर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे मेरे पास ये सरफेस, जो एक तरह से स्फेयर है इस चार्ज के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये होंगे मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ज। तो मतलब जो ये मेरे पास हैं सरफेसेस, और ये सब सरफेसेस भी मेरे पास क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये जो टर्म है यहां पे ये होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए चार्ज कैपिटल। और जो मेरे पास ये लाइन है ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, मतलब एक तरह से कंसेंट्रिक स्पेस कैपिटल क्यू चार्ज के अराउंड, जो मेरे पास अब ये कैपिटल क्यू चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हर एक सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा सेम। मान लो ये सरफेस ए है, ये बी सी, तो ए सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम पोटेंशियल होगा। जो भी पोटेंशियल इस पॉइंट पे है वही सेम पोटेंशियल यहां भी और यहां भी। जो बी सरफेस है उसमें पोटेंशियल ए के कंपैरेटिव डिफरेंट है, बट बी पॉइंट पर जो भी पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बी सरफेस पे थ्रू आउट क्या होगी, सेम। नेक्स्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू चार्जेस। फॉर two charges having same nature and equal in magnitude। अब मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, प्लस क्यू
दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, ये भी प्लस क्यू, इनके लिए मेरे को इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, मतलब ऐसी सरफेस जिनका पोटेंशियल क्या हो उस सरफेस पे सेम। अब जो मान लो कोई भी पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, हमें पता है जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसका मैं क्या करूंगा, एल्जेब्रिक एडिशन। किसी भी पॉइंट पर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो कोई भी पॉइंट हमारे पास लेंगे, उस पॉइंट पर क्या होगा, इन दोनों का मेरे पास एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ द पोटेंशियल। प्लस क्यू चार्ज, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे रहेंगे, सेम एज इट इज बी चार्ज के लिए भी कुछ पोटेंशियल सरफेस ऐसे। तो मेरे पास ये क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें मेरे पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो यहां पर ये होगी मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं मान लो इनफाइनेटली फार अवे चला जाऊं इन दोनों चार्जेस से, तो दोनों चार्ज मेरे को लगेगा कि ये बहुत पास में, और ये दो चार्ज क्यू नहीं, ये चार्ज लगेगा मेरे को 2q। तो अगर मैं बहुत फार डिस्टेंस पे हूं तो मेरे को अब दिखेंगे सिर्फ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये जो मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मैंने ड्रॉ की है, ये चार्जेस के नियर बाय रीजन में है। अगर मैं चार्जेस से बहुत दूर चला जाऊं तो Q और Q मेरे को अपीयर होंगे एक 2q चार्ज के जैसे, और जो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो अब मेरे को दिखेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स के जैसे। वो क्या होगी मेरे पास, इनफाइनेटली फार अवे पे। नेक्स्ट चेक करते हैं फॉर ए डाइपोल। तो डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस चेक करते हैं। डाइपोल में क्या है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और कुछ सेपरेशन। हमारे पास ये हो गया एक तरह से इक्वेटोरियल प्लेन। तो मेरे पास ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल। अब देखो ये जो एक प्लेन है, हमें पता है इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया, 0। मतलब ये हो गया मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल, मतलब फॉर ए नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज विच आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन 2a। 2a क्या हो गया मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है मेरे पास यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं ड्रॉ करूंगा फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से इट इज इंक्रीजिंग along x एक्सिस। मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि x एक्सिस में है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में इंक्रीज कर रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा नॉर्मल होंगी। तो मेरे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो अब लाई करेंगे YZ प्लेन में। अगर मेरे पास ये x एक्सिस है तो ये हो गया YZ प्लेन, तो मेरे पास ये होगी फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब जब मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी वो कुछ होंगे ऐसे। तो ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये होगी थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल कुछ V1, V2, V3। ध्यान से देखना,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज इंक्रीजिंग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस तो है सेम, जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इंक्रीज कर रहा है। तो V1 और V2 के बीच में जो सेपरेशन है वो D1, V2 और V3 के बीच में जो सेपरेशन है वो हो गया D2। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में इंक्रीज कर रहा है तो जो सेपरेशन होगा ना D2, ये होगा लेस देन D1। ऐसा क्यों? ये ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV बाई dr। dV मेरे पास हो गया V1 V2 के लिए कांस्टेंट, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पर्टिकुलर V1 और V2 के बीच में क्या है? कम, बल्कि V2 V3 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ज्यादा। वहां पर V1 V2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है तो dr सेपरेशन क्या होगा? ज्यादा, मतलब D1 का वैल्यू ज्यादा होगा। V2 V3 के बीच में मेरे पास अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो सेपरेशन क्या होगा? कम, क्योंकि V2 V3 के बीच में जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया? dV कांस्टेंट। फॉर ए dV विच इज कांस्टेंट, dr का वैल्यू अब क्या हो जाएगा मेरे पास? कम। इसी में एक केस है फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज कांस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके डायरेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस में है, और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कैसा है? उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एक्स एक्सिस में। अब मेरे पास वो जो सरफेस क्या होंगी? फॉर ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अब इस क्वेश्चन में है 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, V1 V2 V3, इन दोनों के बीच में सेपरेशन D, V2 के बीच में सेपरेशन D। तो अब मैं रख सकता हूं D, एक तरह से D1 रख लेते हैं, D2, तो D1 इक्वल्स टू D2 विच इज इक्वल्स टू सम D। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अब कांस्टेंट है तो सेपरेशन क्या रहेगा? सेम। नेक्स्ट मेरे पास है यहां पे एक क्वेश्चन, पॉजिटिव चार्ज है, इसके नियर बाय रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेंगे क्राउडेड, मतलब बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, बट जैसे जैसे मैं इस चार्ज से अवे मूव करूंगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो मेरे पास सेपरेशन है वो इंक्रीज करेगा। तो ये हो गया मेरे पास dr1 सेपरेशन, इन दोनों सरफेस में dr2 है। क्वेश्चन ये है कि वाई इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्राउडेड नियर ए चार्ज, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ डिस्टेंस से, मान लो कि मतलब इस चार्ज से अगर मैं कुछ डिस्टेंस पे चेक करूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कुछ सेपरेशन है, बट चार्ज के नियर बाय रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरे पास कैसी है? क्राउडेड। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV बाई dr एंड फॉर ए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज k क्यूब बाई r स्क्वायर। चार्ज के नियर बाय रीजन में r का वैल्यू कम, स्क्वायर और कम, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो पास dr की वैल्यू क्या होगी? वहां पे कम। अगर मैं मान लो कि चार्ज से अब फर्दर अवे मूव करूं तो वहां पर इलेक्ट्रिक r की वैल्यू ज्यादा, तो स्क्वायर करेंगे और ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम मतलब सेपरेशन ज्यादा। मेरे पास ये हुआ एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस विल नेवर क्रॉस ईच अदर। 2 इक्विपोटेंशियल surfaces never cross each other। ये इसलिए ऐसा, अगर 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करेंगी, मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इस पॉइंट पर ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से, मतलब E1, ये मतलब मेरे पास फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस।
तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो वैल्यूज हैं जो कि एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। तो मतलब इसलिए मैं बोल सकता हूं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस विल नेवर क्रॉस ईच अदर। अब मेरे पास नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल surfaces are perpendicular to direction of electric field। अगर अज्यूम कर लो ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, तो मैं A टू B इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पे मूव करूंगा, ये होगा मेरे पास dr। तो dw इज इक्वल्स टू f डॉट dr। ठीक है, एक पॉइंट और बता देता हूं, यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करोगे तो वर्क डन क्या होगा, 0। ऐसा क्यों, dw इज इक्वल्स टू q इंटू dv, q vb माइनस va। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे VB और VA सेम है तो होगा VB माइनस VB विच इज इक्वल्स टू वर्क 0। मतलब वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं मैं जो यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर जो नेक्स्ट है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। F डॉट dr, F इक्वल्स टू QE डॉट dr इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया QE dr कोस, मेरे पास कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू 0। Q भी 0 नहीं हो सकता, E भी 0 नहीं हो सकता, dr भी 0 नहीं हो सकता, उसका मतलब कोस थीटा इक्वल टू 0 विच फर्दर इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसलिए जो मेरे पास यहां पर करेक्ट डायग्राम होगा वो ये नहीं बल्कि वो होगा कुछ ऐसे। इसलिए मेरे पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट अब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, एक पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं बहुत सारे चार्ज पार्टिकल को उन पर्टिकुलर लोकेशंस पे फिक्स कर रहा हूं, तो मेरे को एक वर्क करना होगा, वो वर्क एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वो एनर्जी अब मेरे पास होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि मान लेते हैं ये 2 चार्ज पार्टिकल के लिए भी कर सकते हैं, 3 चार्ज पार्टिकल के लिए भी और 4 चार्ज पार्टिकल्स के लिए भी। हम कंसिडर करेंगे यहां पर एक केस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए 3 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फॉर ए 3 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फॉर ए 3 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि मान लो कि मेरे पास लोकेशंस हैं 1, 2 एंड 3। 1 पे मेरे को Q1 को प्लेस करना है, 2 पे Q2 को, 3rd पे Q3 को। ये होगा डिस्टेंस R12, R13 एंड R23। और मेरे पास Q1, Q2, Q3 इनफाइनाइटली फार अवे हैं, ये कोई भी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं Q1, मेरे पास ये स्पेस बिल्कुल फ्री है, एक ट्रायंगल है, मैंने मार्क किया हुआ है 1, 2, 3 पॉइंट्स। 1 पे हम Q1 को प्लेस कर देंगे, उसके बाद Q2 को 2 पे प्लेस कर देंगे, उसके बाद Q3 को 3rd पे प्लेस कर देंगे और टोटल वर्क डन चेक करेंगे हमने कितना किया। वो इन लोकेशंस पे स्टोर हो जाएगा एक एनर्जी की फॉर्म में। वो एनर्जी मेरे पास होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल U से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मैंने रिप्रेजेंट किया था सिंबल V से। ये मेरे पास U। अब देखो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q1 टू द लोकेशन 1 इज 0, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्पेस में, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के राउंड मेरे पास यहां पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है। अगर कोई भी पोटेंशियल नहीं है तो वर्क डन क्या होता है, Q इंटू V।
चार्ज पार्टिकल तो है Q1 और V हो गया एट द लोकेशन 1 इज 0. Hence work done first, which is work done in moving a charge Q1 from infinite to the point 1 is equals to 0. क्योंकि वर्क डन क्या आता है मेरे पास Q इंटू V. पोटेंशियल एट द लोकेशन 1 इज 0, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल वहां पे है ही नहीं इनिशियली, तो मेरे पास पोटेंशियल हो गया 0, तो वर्क डन भी 0. अब मूव करते हैं सेकंड चार्ज पार्टिकल को. मतलब मेरे पास 1 पे Q1 अब फिक्स्ड हो गया, मतलब लोकेशन 2 और लोकेशन 3 पर अब एक पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज फर्स्ट. पोटेंशियल क्या होता था KQ बाई R. ये हो गया वर्क डन in moving a charge Q2 from infinite to that particular location to. तो ये हो गया वर्क डन सेकेंड इज इक्वल्स टू चार्ज सेकेंड इनटू पोटेंशियल विच इज क्रिएटेड बाय फर्स्ट. तो हो गया Q2 पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट एट द लोकेशन सेकेंड, ये होगा K Q1 बाई R12. तो वर्क डन होगा K Q1 Q2 बाई R12. अब मैंने सेकंड पे चार्ज सेकंड को प्लेस कर दिया. अब हम क्या करेंगे, इनफाइनाइटली फार अवे से जो थर्ड चार्ज है उसको प्लेस करेंगे लोकेशन थर्ड पे. ऑलरेडी अब ट्रायंगल के ऊपर वो जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशंस हैं, लोकेशंस हैं, उनके ऊपर Q1 और Q2 चार्ज है. अब Q1 भी लोकेशन 3 पे पोटेंशियल, मतलब Q1 के वजह से भी Q3 पे कुछ पोटेंशियल होगा, एज इट इज Q2 से भी मेरे पास थर्ड पे क्या होगा एक पोटेंशियल. तो अब मैं उसको उस पोटेंशियल में जो कि मेरे पास फर्स्ट और सेकंड ने क्रिएट कर दिया थर्ड पे, उसकी वजह से वर्क डन फाइंड आउट करेंगे थर्ड चार्ज पार्टिकल पे, जिसको हम मूव कर रहे हैं इनफाइनाइट टू लोकेशन 3. तो क्या W3 विच इज वर्क डन in moving a charge Q3 from infinite to that particular location 3. तो वर्क डन इन मूविंग थर्ड क्या हो गया Q3 इंटू पोटेंशियल क्रिएटेड बाय फर्स्ट प्लस पोटेंशियल क्रिएटेड बाय सेकंड विच इज इक्वल्स टू Q3 पोटेंशियल बाय फर्स्ट, वो क्या हो गया मेरे पास K Q1 बाई R1 बाई पोटेंशियल बाय सेकंड, वो क्या हो गया K Q2 बाई R23. ये हो गया मेरे पास वर्क डन बाय थर्ड. अब मेरे पास ये वर्क W1 W2 W3 एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी इन असेंबलिंग द चार्जेस Q1 Q2 Q3 एट द लोकेशंस 1 2 एंड 3. ये मेरे पास जो एक टर्म होगी वो होगी मेरे पास टोटल वर्क डन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. वो मेरे पास मतलब क्या होगा, इन असेंबलिंग द चार्जेस 1 2 3 एट द लोकेशंस फ्रॉम द इनफाइनाइट, उसको जो स्टोर करने के लिए जो भी मेरे पास वर्क होगा वो एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो वर्क होगा मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब मेरे पास टोटल वर्क डन W विच इज इक्वल्स टू W1 W2 प्लस W3. ये हो गया 0, ये होगा K Q1 Q2 बाई R12 K Q1 Q3 बाई R13 K Q2 Q3 बाई R23. This is equals to total work done which is stored in the form of energy that is known as electrostatic potential energy at the location of A, B and C. A, B, C मतलब 1 2 3 लोकेशंस पे स्टोर जो मैंने किया. तो देखो ये हो गया ना एक तरह से वर्क डन फर्स्ट, वर्क डन सेकेंड और वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q3 फ्रॉम द लोकेशन इनफाइनाइट टू लोकेशन 3. तो एक तरह से एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, वो मेरे पास हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इसको हम डिफाइन कर देते हैं.
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is the amount of work done in bringing all the charges from infinite to that particular location electrostatic potential energy is the amount of work done in bringing all the charges from infinite to that particular location, and it is stored in a form of energy. Known as electrostatic potential energy. इसका रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल यू से, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल यू से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल उसको रिप्रेजेंट किया था वी से। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं तो पोटेंशियल तो होगा डिफरेंट डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशंस, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या होगी? उसकी एक वैल्यू होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसका मेरे पास यूनिट होगा जूल, बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी मेरे पास ऐसा यूनिट होगी मेरे पास जूल पर कूलम, क्योंकि मेरे पास था ना V इक्वल्स टू W बाई क्यू। वर्क डन उसका ऐसा यूनिट हो गया तुम्हारे पास जूल, चार्ज उसका ऐसा यूनिट हो गया तुम्हारे पास कूलम। तो मेरे पास ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट द लोकेशंस फॉर द चार्जेस 1 2 3। ये हम 4 चार्ज पार्टिकल्स के लिए भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये था आज का जो लेक्चर, इसमें हमने रीड आउट किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम रीड आउट करेंगे कैपेसिटेंस से रिलेटेड। ओके।